लखनऊ के एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। वो सुबह घर से स्केटिंग करने के लिए निकला था और लौटते समय तेज रफ्तार कार ने बच्चे को टक्कर मारी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस टक्कर मारकर फरार हुई कार की तलाश में है और जानकारी के मुताबिक 10 साल के नैमिष एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव का इकलौता बेटा था। तो सड़क हादसे में एडिशनल एसपी के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। कार सवार जो कि टक्कर मार के भागा था, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हादसे में 10 साल के बेटे की मौत हो गई। गोमती नगर इलाके की घटना है। ये बच्चा स्केटिंग की प्रैक्टिस करने के बाद घर वापस लौट रहा था, लेकिन सड़क पर चलते वक्त एक बेकाबू कार ने उसको टक्कर मारी और कार वहां से भाग गई, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर बच्चे ने दम तोड़ दिया। पुलिस अब उस गाड़ी की तलाश कर रही है जिसने ये एक्सीडेंट किया। 10 साल का नैमिष एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव का इकलौता बेटा था। G20 रोड पे ये सुबह वॉक करते समय हुई और हम लोग वहाँ जो CCTV वगैरह है उसके हिसाब से जो जिस गाड़ी के द्वारा धक्का लगा है उसको ट्रैक कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण घटना है। छोटा बच्चा था, सभी वरिष्ठ अधिकारी ने मौका का मुआयना किया। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ से हमारे सहयोगी। ऋषभ मणि, पुलिस अभी तक इस मामले में क्या पता लगा पाई है और ये दर्दनाक घटना आखिर कब और कैसे हुई? देखिए, मैं इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद हूं और इस मामले के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और तमाम पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है और वहां से तमाम जो सबूत हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसी G20 सड़क पर श्वेता श्रीवास्तव का 10 वर्षीय बेटा नामिश स्केटिंग की प्रैक्टिस करता था। जो बताया जा रहा है सुबह 5:30 बजे वो पुलिस मुख्यालय के तरफ से G20 ग्लोब चौराहे की तरफ स्केटिंग करते हुए जा रहा था और पीछे से एक सफेद रंग की SUV आई है जिसने उसको टक्कर मारा है। बुरी तरह से घायल हो गया नामिश और परिजन श्वेता श्रीवास्तव भी साथ में ही थी। वो उसको लेकर यहाँ के एक निजी अस्पताल गई हैं और जहां पर अस्पताल ने नामिश को ब्रॉड डेड मृत लेकर आए गए ऐसा घोषित कर दिया है। नामिश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो वहीं जो परिजन है उनकी ओर से तहरीर दी गई है। विस्तार खंड गोमती नगर विस्तार थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। मौके पर इस वक्त पुलिस पहुंच गई है। पुलिस यहां से तमाम एविडेंस कलेक्ट कर रही है। शुरुआती जांच में बात सामने आई है कि सफेद रंग की एक कार ने पीछे से टक्कर मारी थी नामिश को। उस कार की तलाश की जा रही है। बिल्कुल, उस कार की तलाश की जा रही है और बताया जा रहा है कि ये बच्चा इकलौता बेटा था एडिशनल एसपी का और जब से खबर मिली है पूरे घर में कोहराम मच गया है। और अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आप बता रहे हैं कि इतना तो पता चल पाया कि ये सफेद रंग की कार थी, लेकिन कब तक पुलिस पहुंच जाएगी? इस कार को कौन चला रहा था? क्या कोई चश्मदीद भी था जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ? देखिए, अब G20 रोड के बारे में मैं बता दूं, ये काफी आमतौर पर यहाँ पर सुनसान रहता है और पुलिस मुख्यालय की ओर जब हमें भी जाना होता है हम इस सड़क पर जाते हैं। ट्रैफिक आमतौर पे यहाँ कम होता है, लेकिन जो भी वाहन यहाँ से निकलते हैं वो काफी रफ्तार में निकलते हैं। सुबह 5:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, लिहाजा आप मान के चल रही है उस वक्त इक्का दुक्का वाहन ही निकल रहे होंगे। इसलिए यहाँ पर सुबह बच्चे स्केटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। नामिश भी सुबह स्केटिंग की प्रैक्टिस ही कर रहा था यहाँ पर और पीछे से टक्कर मारी गई है। हालांकि इस सड़क पर काफी दूर तक चलने के बाद हमें भी कोई CCTV कैमरा नहीं दिखाई दिया है। बताया जा रहा है जहां पर ये सड़क शुरू होती है यूपी पुलिस मुख्यालय की ओर से, वहां पर CCTV कैमरा लगा हुआ है। अगर वहां से वो सफेद कार दाखिल हुई होगी तो जाहिर सी बात है और आगे जब वो इस सड़क को क्रॉस करके गई है जहां से उसने वो निकली होगी इस सड़क को पार करके, वहां से CCTV फुटेज जरूर मिल जाएगा। तो बहुत मुश्किल पुलिस को नहीं होगी, लेकिन एक बात जरूर कही जाती है, पूरे उत्तर प्रदेश में CCTV कैमरे लगाने का अभियान चल रहा है, लेकिन यूपी पुलिस मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर यह एक्सीडेंट हो जाता है और इस G20 सड़क पर कहीं भी CCTV कैमरे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो पुलिस को थोड़ा सा अपने अभियान की ओर और ध्यान देना होगा और जो उनका अभियान चल रहा है CCTV कैमरे लगाने का, उसमें तेजी लाई जाए। हालांकि मामला पुलिस परिवार से भी जुड़ा है। श्वेता श्रीवास्तव खुद एडिशनल एसपी, उनका इकलौता बेटा था। इससे उनके पति वाराणसी में एक बैंक में अधिकारी हैं, वो भी पहुंच गए हैं यहाँ पर। पूरे घर में शोक है, लेकिन पुलिस के लिए भी चुनौती है कि कम से कम उस आदमी को जरूर गिरफ्तार होना चाहिए जिसकी वजह से एक बच्चे की जान गई है।
आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका ऋषभ मणि। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो चित्रकूट से आ रही है। जनरथ बस और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। यह एक्सीडेंट हुआ है और उस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में कुल 6 लोग घायल भी हुए हैं। प्रयागराज की तरफ जा रही थी बस। रैपुरा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की यह घटना है। तो हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। रैपुरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। चित्रकूट में यह एक्सीडेंट हुआ है। चित्रकूट में जनरथ बस और कार की जबरदस्त टक्कर हुई। अखिलेश सोनकर से इस पर अपडेट लेते हैं। अखिलेश, 6 लोग घायल हैं, 2 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन की तरफ से ताजा आंकड़ा क्या दिया गया है और आखिर ये एक्सीडेंट किस तरह हुआ? जी देखिए, बता दें कि ये मामला रायपुरा थाना क्षेत्र के बगरेही गांव के नेशनल हाईवे के पास का है, जहां जनरथ बस प्रयागराज की तरफ जा रही थी और एक बोलेरो गाड़ी थी जो श्रद्धालुओं से भरी थी। वो प्रयागराज की तरफ से चित्रकूट की तरफ एमपी पन्ना के लिए जा रही थी। श्रद्धालु जो है पन्ना के रहने वाले हैं। यहीं पर तभी दोनों का अचानक सड़क का हादसा होगा, जिससे सड़क हादसे में बोलेरो सवार एक बच्चा और एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग मरणासन हालत में रेस्क्यू करके उनको निकाला गया, जिसमें 6 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिसमें मौतों का आंकड़ा है जो अभी बढ़ सकता है। सूचना के बाद तुरंत मौके पर कई एम्बुलेंसों को मौके पर बुलाया गया। वहीं एसपी वृंदा शुक्ला भी मौके पर पहुंच गई है। जो बोलेरो है जनरथ के नीचे घुसी है, उसको रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। हालांकि जो मौत का आंकड़ा अभी 2 ही बताई जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। पुलिस प्रशासन मौके पर है और अभी भी इसमें रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और 6 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उधर दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। कोर्ट के दिए भरोसे का पालन करे सरकार। कोर्ट ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि खुले में कूड़ा जलाने पर रोक नहीं लगी है। 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी, लेकिन आज सुनवाई में दिल्ली सरकार को फटकार लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के दिए भरोसे का पालन करे सरकार। खुले में कूड़ा जलाने पर अब तक रोक नहीं लगी है, ये कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने और मामले की अगली तारीख सुनवाई के लिए 5 दिसंबर मुकर्रर की गई है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तीखी टिप्पणी सुनने को मिली है। कोर्ट के भरोसे का पालन करे सरकार। खुले में कूड़ा जलाने पर अभी तक पाबंदी नहीं लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। 5 दिसंबर को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह का हलाल सर्टिफिकेट विवाद पर बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सरकार जनता के हित के लिए काम करती है, किसी के विरोध में नहीं। आपको बता दें, हलाल सर्टिफिकेशन मामले में जांच एसटीएफ को सौंपी गई है और एसटीएफ जल्द ही सर्टिफिकेशन देने वाली संस्थाओं को नोटिस देगी। जरूरत पड़ने पर एसटीएफ टीम नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई भी जा सकती है। शासन ने हजरतगंज कोतवाली में दर्ज मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी है। हलाल सर्टिफिकेट को उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया। उसके बाद लगातार जो विवाद है वो बढ़ रहा है। कई सारे जो मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति के चलते ऐसा किया जा रहा है, सरकार जो है वो सबके बारे में नहीं सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, न किसी का वर्चस्व, न किसी की उपेक्षा, इस सिद्धांत पर चलती है। इसलिए कोई ये नहीं है जो जनता के हित में होगा, जनता की सुरक्षा के लिए होगा, वो उस पर सरकार निर्णय लेती है। और प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स बैन किए जाने के बाद प्रयागराज में भी सख्ती की तैयारी चल रही है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने आदेश पर सख्ती से अमल कराने के लिए 11 टीमों का गठन किया है। ये टीमें शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी करके हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगवाएंगी। शॉपिंग मॉल से लेकर शोरूम्स और दूसरे प्रतिष्ठानों पर यह चेकिंग की जाएगी और विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर ममता चौधरी ने टीमों का गठन किया है। तो फर्जी हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन की जो ड्राइव यूपी में चल रही है, प्रयागराज में भी उसका पालन कराया जाएगा। उधर हलाल सर्टिफिकेशन मामले पर बोले एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया है। हलाल या हराम ये इस्लाम का मामला है, ये शफीकुर रहमान बर्क का बयान है। सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए और कमेटी फैसला करे कि हलाल है या हराम। ये बात शफीकुर रहमान बर्क ने कही। देखिए, एक मसला है कि जिन चीज़ों पर
अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा की जाएगी वो हलाल है, और जो अल्लाह के नाम पर नहीं है वो हराम है। तो ये चीज़ें, इन पर अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की जो बनाई है या है नहीं है, मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन इस पर जो एक कमेटी बननी चाहिए, जो उस कमेटी को चेकअप करने के बाद में उसका फैसला करे कि ये हलाल है ये हराम है। तो इससे मतलब ये जनता की भी जहन और वो साफ होगा और सबको पता भी चल जाएगा। जो हलाल खाना चाहते हैं वो हलाल लेंगे, जो हराम नहीं चाहते वो हराम नहीं ले लेंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से लगातार हिंदू देवी देवताओं को लेकर की जा रही अमर्यादित टिप्पणी को बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने इसे वोट की राजनीति बताया। उन्होंने अखिलेश यादव से मांग की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी पर उन्हें लगाम लगानी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप मान लीजिए एक चुनाव हार गए और आपको अपनी लोकप्रियता चाहिए फिर से वापस, तो कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक बातें लेकर आइए। ये नकारात्मक और हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात करना ये कतई स्वीकार्य नहीं है। भाई उनकी पार्टी है, उनके नेता, उनको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। कम से कम उनकी वाणी पर तो लगाम लगाएं। एल्विश यादव केस में फाजिलपुर गांव से बरामद किए गए 2 कोबरा सांपों को वन विभाग की टीम ने सूरजपुर के जंगलों में छोड़ दिया है। दोनों कोबराज को मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी विष ग्रंथि निकाली गई है। इन सांपों का प्रयोग रेव पार्टीज में किया जाता था। इनको राजस्थान, झारखंड से पकड़कर यहां राहुल के गोदाम में रखा गया था। राहुल की निशानदेही पर इन सांपों को रिकवर किया गया और केस में अब तक 7 कोबराज समेत 11 सांप बरामद हो चुके हैं। वहीं नोएडा में एफआईआर दर्ज कराने वाली संस्था पीएफए ने गुरुग्राम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और कोर्ट ने 2 दिसंबर को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। माफिया अतीक की बेनामी संपत्तियों की तलाश नोएडा में की जा रही है। प्रयागराज पुलिस की तरफ से सीईओ नोएडा अथॉरिटी को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें अतीक और उसके परिवार की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। एसीईओ ने बताया कि अलग अलग विभागों को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। माफिया अतीक अहमद पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें, अब नोएडा अथॉरिटी अतीक अहमद की प्रॉपर्टी खंगालेगी। इस क्रम में प्रयागराज कमिश्नरेट ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेशम को पत्र लिखा है और उस पत्र में अतीक अहमद से जुड़ी संपत्तियां और उसके परिवारजनों से जुड़ी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। लिहाजा अब एसीओ इस पूरे प्रकरण में जांच कर रहे हैं। 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अतीक अहमद की जो भी प्रॉपर्टियां होंगी उन्हें चिन्हित करके उनका ब्यौरा अब प्रयागराज कमिश्नरेट को दिया जाएगा, ताकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अतीक अहमद पर कार्रवाई कर रही है, अब तक हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है गैंगस्टर एक्ट के तहत। और इस पत्र में भी यही स्पष्ट किया गया है कि डिटेल साझा की जा सके ताकि अतीक अहमद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जो कार्रवाई जारी है उसको आगे बढ़ाया जा सके। आपको बता दें, अतीक अहमद की कुछ प्रॉपर्टियां चिन्हित भी की गई थी, जिसमें एक ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में है, मन्नत नाम से। लिहाजा इस तरीके की अन्य प्रॉपर्टियां जो एसीओ हैं उन्होंने 7 दिन की रिपोर्ट मांगी है उन विभागों से, संपत्ति विभाग से, प्लानिंग से, इसके अलावा और अन्य डिपार्टमेंट को पत्र लिखा गया है ताकि जो अतीक अहमद की प्रॉपर्टियां हैं उनकी डिटेल मिल सके। और 7 दिनों के अंदर ये ब्यौरा अब प्रयागराज कमिश्नरेट को सौंपा जाएगा। उसके बाद आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई दोबारा से अतीक अहमद के खिलाफ देखी जा सकती है। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।